आइए हम लोगों ने टेरिडोफाइटा पढ़ लिया है। तो टेरिडोफाइटा में कुछ पौधों के चित्र दिए गए हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये देखिए एक पौधा है, इसका नाम है सिलेजनेला। तो सिलेजनेला के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए ये संरचनाएं निकली हैं जिनको मूल बोलते हैं। मूल का मतलब इंग्लिश में रूट्स यानी जड़ें। वहाँ देखिए जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ते थे तो राइजॉइड था, मूलाभास, और यहाँ से मूल यानी जड़ की शुरुआत हुई है। ये लीव्स हैं, लीव्स मतलब पत्तियाँ। ये देखिए पत्तियाँ, और ये स्टेम मीन्स तना यानी स्तंभ। तो ये सिलेजनेला का फिगर है। आपको नीट में ऐसे ही चित्र बना देगा और चित्र बना के पूछेगा कि कौन सा पौधा है, या पूछ लेगा कि किस फैमिली में आता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा पौधा है बा इक्विसिटम। तो ये देखिए बा ये हमारा इक्विसिटम है। ये इक्विसिटम का ये राइजोम है, राइजोम इसको बोलते हैं। जैसे रूट था जड़, तो इसमें राइजोम है। ये शाखाएं हैं यानी ब्रांच हैं। ये संधि या गांठ है। संधि गांठ का मतलब जैसे गन्ना होता है, गन्ना में गांठें होती हैं, फिर पोर होता है, तो वैसे है ये देखिए पर्व है, और ये स्ट्रोबिलस है। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए ये नीचे हमारा ये राइजोम है, ये ब्रांच मतलब शाखाएं हैं, और ये इंटरनोड है। इंटरनोड का मतलब दो गांठों के बीच की जगह। जैसे जो गन्ना है, तो गन्ना में दो गांठें हैं, उनके बीच में जो पोर पाया जाता है वो इंटरनोड है, और जो गांठ है वो नोड है। हिंदी में इसको गांठ कहेंगे। और ये स्ट्रोबिलस है। तो ये इक्विसिटम का पौधा है। अब आगे देखते हैं। ये सा में देखिए ये फर्न है, एक गमले में दिखाया गया है। तो ये हमारा फर्न का पौधा है। और दा में सैल्विनिया है, ये सैल्विनिया है, ये भी हमारा टेरिडोफाइट है। तो इस तरीके से जो पौधे हैं इनके सीधा सीधा चित्र दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पौधा है या कौन सी फैमिली में आता है। अब आगे देखते हैं। हमारा आ गया जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को देखिए, इसने जो है अलग अलग किया है दोनों शब्द को। तो स्पर्म का मतलब बीज है, जिम्नो का मतलब अनावृत। अनावृत का मतलब जो किसी आवरण से ढका हुआ ना हो। तो ढका हुआ जो ऊपर होता है वो फल होता है, और फल अंडाशय से बनता है। तो इसमें अंडाशय नहीं होता, इसलिए ये अनावृत बीज होते हैं, यानी किसी आवरण से ढके हुए नहीं होते। जैसे आम देखिए, उसमें जो बीज होता है जिसको गुठली कहते हैं, वो बाहर कितने स्वादिष्ट खाने योग्य पदार्थ से ढका रहता है। तो वो आवृत है, ये अनावृत है, इसमें वो चीज नहीं पाई जाएगी। तो इसको पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब अनावृत, स्पर्म का मतलब बीज। ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके? जो बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, यानी ढके हुए नहीं रहते। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। चित्र 3.4 अभी हम देखेंगे। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत एक सिकोइया नाम का पेड़ आता है, सिकुआ जिसको हिंदी में लिखा है। तो ये सबसे लंबा होता है। इसकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है।
जो मूल होती है वो मूसला मूल मतलब टैप रूट मूसल की तरह होती है, यानी मुख्य मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जिसे कवक मूल कहते हैं। तो इसका जो है कुछ ऐसी जीनस हैं, कुछ ऐसे जीनस के पौधे हैं जो सिकोया के जो है कवक यानी फंगस से सहयोग कर लेते हैं, यानी सहजीवन में रहते हैं, तो इसलिए इनको कवक मूल कहते हैं। और इसका उदाहरण हमारा पाइनस है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, कवक मूल माइकोराइजा उसको बोलते हैं। फंजाई का एसोसिएशन होता है, यानी सहजीवन होता है, तो माइकोराइजा कहते हैं। तो कवक मूल को इंग्लिश में माइकोराइजा कहेंगे। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थित करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। और इसी में से जैसे कुछ कवक के साथ सहयोग किए तो कवक मूल बन गई, और कुछ जो है साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी वायु में उड़ने वाली नाइट्रोजन गैस को पकड़ करके पौधे के लिए इस्तेमाल योग्य बनाते हैं, तो उसको प्रवाल मूल कहते हैं। और ये किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो प्रवाल मूल जो होती है उसको कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। इंग्लिश में कोरेलॉइड रूट बोलेंगे। प्रवाल मूल को हिंदी में, इंग्लिश में कोरेलॉइड रूट बोलेंगे। तो इसको ध्यान देना है। ये इंग्लिश में जो नीट का पेपर देंगे तो हिंदी में प्रवाल मूल लिखा होगा, इंग्लिश में कोरेलॉइड रूट लिखा होगा। इनकी पत्तियां सरल, हाँ, प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने अशाखित यानी शाखाएं नहीं होती जैसे साइकस में, अथवा शाखित पाइनस या सिड्रस में होती है। तो ध्यान देना है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो साइकस है ये ब्रांच्ड नहीं होता, शाखाएं नहीं होती, सीधा एक ही होता है। और जो पाइनस होता है ये ब्रांच्ड होता है। सिड्रस जो होता है ब्रांच्ड होता है, मतलब इनमें टहनियां पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो सिंपल एंड कंपाउंड होती हैं। इसके बारे में सिंपल और कंपाउंड क्या है आगे चैप्टर आएगा तो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जो साइकस होती हैं इसमें पिच्छाकार पत्तियां पाई जाती हैं जो कुछ वर्षों तक होती हैं। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। पिच्छाकार पत्तियां। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature. The leaves may be simple or compound in cycas. The pinnate leaf, पिच्छाकार का मतलब पिन्नेट, persist का मतलब बहुत लंबे समय तक रहती हैं। तो पिन्नेट लीव्स persist for a few years, कुछ साल के लिए साइकस में पिच्छाकार जो पत्तियां होती हैं कुछ समय के लिए रहती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। जो शंक्वाकार पौधे होते हैं, शंक्वाकार का मतलब होता है जो इस तरह से होते हैं, शंकु के आकार के, ऊपर पतले होते हैं और नीचे चौड़े होते हैं। इनमें पत्तियां जो है वो सुई की तरह होती हैं, नुकीली होती हैं। तो वही कह रहा है कि शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। तो जो शंक्वाकार पौधे हैं उनकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं। और इसकी एक विशेषता यह है
कि पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, यानी सरफेस कम रहता है, क्योंकि नुकीली होंगी तो जाहिर सी बात है कम क्षेत्रफल होगा पत्तियों का। मोटी क्यूटिकल, ऊपर एक मोटी परत क्यूटिकल की होती है। क्यूटिकल का गुण क्या होता है कि उनके अंदर से पानी नहीं निकलने देता है। जैसे धूप खूब होती है तो पौधे में पानी सुरक्षित रहे तो क्यूटिकल उसमें फायदा करता है। तथा गर्तिक रंध्र, जो उसमें छेद होते हैं पत्तियों में, जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, भाप के रूप में पानी को उड़ाते हैं, वो गड्ढे में स्थित होते हैं। गर्तिक रंध्र का मतलब गर्त मतलब गड्ढा, तो गड्ढे में स्थित होती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। तो ये जो गुण है इनके कारण पानी की हानि कम होती है। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. In conifers, the needle-like leaves, जो कोन वाले पौधे होते हैं जिनको कोनिफर कहेंगे, उनमें नीडल लाइक लीव्स होती हैं, यानी सुई के आकार की पत्तियां होती हैं। रिड्यूस द सरफेस एरिया, अपने सतही क्षेत्रफल को कम कर लेती हैं। दियर थिक क्यूटिकल, उनका मोटा क्यूटिकल, एंड संकेन स्टोमेटा, और गड्ढों में स्थित स्टोमेटा, जो स्टोमेटा उन छेदों को कहते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन होकर पानी की हानि होती है। आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये सब क्या करते हैं कि वाटर के लॉस को, यानी पानी के बर्बाद होने को बचाते हैं। अब आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं, ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब हेटेरोस्पोरस, सम बीजाणु का मतलब होमोस्पोरस। होमो का मतलब सम, हेटेरो का मतलब विषम। तो जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं, वे अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। ये अगुणित का मतलब हेप्लॉयड, n नंबर वाले। तो n नंबर वाले लघु बीजाणु यानी स्मॉल स्पोर तथा बिग स्पोर बनाते हैं। बीजाणु धानी यानी स्पोरेंजियम में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटा एक बड़ा। तो बीजाणु धानी में दो प्रकार के स्पोर उत्पन्न होते हैं। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। जो बीजाणु धानी है मतलब जिसमें बीजाणु को इकट्ठा करने वाली जो धानी है या सुराही है, सुराही की तरह संरचना होती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। जैसे सुराही में हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं तो सुराही के आकार की उसमें बीजाणु इकट्ठा हो जाए तो उसको बीजाणु धानी बोलेंगे। तो बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर्ण मतलब स्पोरोफिल, पत्ती की तरह संरचनाएं जो उसको अगल बगल से ढके रहती हैं। जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा तो बीच बीच में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं, अगल बगल पत्तियां ढके रहती हैं। तो वो पत्तियां एक तरह से इसी उन्हीं पत्तियों को यहाँ पर बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल कहेंगे। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होते हैं उन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। तो ये कह रहा है कि शंकु जिन पर यानी कोन जिन पर लघु बीजाणु पर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं तथा लघु बीजाणु धानी होती है यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, उन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। उन्हें माइक्रोस्पोरेंजियोफोर अथवा मेल कोन कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जिसमें लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरोफिल होती है, तो लघु बीजाणु धानी जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो लघु बीजाणु पर्ण यानी माइक्रोफिल जो होती है, जो पत्तियों जैसी संरचना उससे ढका रहता है, तो उन्हें मिला करके कुल मिलाकर नर शंकु कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस, दो प्रकार के स्पोर यानी बीजाणु बनते हैं विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स,
और ये पैदा कहाँ होते हैं? स्पोरोफिल्स में, यानी बीजाणु पर्ण जो पत्तियां जो ढके रहते हैं। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, जो सर्पिला आकार में अरेंज होती हैं। एलॉन्ग एन एक्सिस, एक अक्ष में सर्पिलाकार, जैसे कोई ये लकड़ी ऐसे डंडा हो, इसमें चारों ओर सांप की तरह ऐसे ऐसे बनती हैं। along axis to form lax or compact स्ट्राबिलर, जो लैक्स या कॉम्पैक्ट मतलब ढीला ढाला या कॉम्पैक्ट मतलब आपस में सटा हुआ एक एक्सिस को बनाते हैं, जिसको स्ट्रोबिला या कोन कहते हैं, जिसको स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जो स्ट्रोबिला है ये कोन है, शंकु है, ये इसमें क्या क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है, उसको जो घेरने वाली पत्तियां हैं, बीजाणु पर्ण जिनको कहते हैं, वो और बीजाणुधानी दोनों किसमें पाई जाएगी? कोन के अंतर्गत। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल स्ट्रोबिला, तो इसको मिला करके जिसमें बीजाणुधानी पर्ण और बीजाणुधानी पाई जाएगी, तो उनको आपस में मिलाकर के माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिला कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नरशंकु तक हो गया। प्रत्येक बीजाणुधानी, प्रत्येक लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोरो से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। तो जाहिर सी बात है कि स्पोर जो है लघु बीजाणु है, इससे नर बनता है, और बड़ा वाला माइक्रो था, बड़े को माइक्रो बोलते हैं, छोटे को माइक्रो बोलते हैं, तो जो माइक्रो वाला है उससे हम मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। तो जो लघु वाला है इसको देखे, प्रत्येक लघु वाले से नर युग्मकोद्भिद बनेगा। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को पराग कण कहते हैं। अब यही हमारा पोलन ग्रेन या पराग कण होता है। तो नर युग्मकोद्भिद को पराग कण कहते हैं। पीछे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा जो छूट गया है। पराग कणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है लघु बीजाणुधानी है, उसी में पराग कणों का निर्माण होगा। जिस शंकु पर गुर बीजाणु पर्ण या गुर बीजाणुधानी होती है, यानी माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। गुर मतलब बड़ा, माइक्रो कह रहे हैं, माइक्रो नहीं। माइक्रो का मतलब लघु, माइक्रो का मतलब दीर्घ। तो गुर मतलब बड़ा, तो गुर बीजाणुधानी, जैसे गुरु बड़ा होता है, चेला छोटा होता है, तो इसीलिए गुरु लिखा है। तो जिस शंकु पर गुर बीजाणुपन यानी माइक्रोस्पोरोफिल तथा गुर बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, उन्हें गुर बीजाणुधानिक यानी माइक्रोस्पोरेंजिएट अथवा मादा शंकु यानी फीमेल कोन कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो दो प्रकार के नर और मादा शंकु हैं, तो वो जो है एक ही वृक्ष में होंगे। तो पाइनस में एक ही वृक्ष में होते हैं और साइकस में अलग अलग होते हैं। तो ध्यान देना है कि पाइनस में एक ही वृक्ष में होते हैं और साइकस में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसको ध्यान देना, यही नीट में पूछा जाएगा। गुर बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। तो जो गुर बीजाणु मात्र कोशिका है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, वो बीजांडकाय की एक यानी बीजांड की जो ओवम की बॉडी है कि एक कोशिका से विभेदित हो जाती है। बीजांडकाय एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। तो बीजांडकाय जो एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है, तो उस सघन संरचना को क्या बोलते हैं? बीजांड, यानी इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं।
बीजांड गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। तो जो बीजांड यानी ओव्यूल हैं वो गुर बीजाणु पर्ण यानी जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं, जो गुर बीजाणु को ढकने वाली पत्तियां हैं अगल बगल की, तो बीजांड गुर बीजाणु पर्ण पर होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुर बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुर बीजाणु बनते हैं। इसको ध्यान देना है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो जो है या 2n होती है, द्विगुणित होती है। अब उसमें मियोसिस द्वारा विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब ऐसा विभाजन होता है कि उसके गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मियोसिस द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुर बीजाणु बनाते हैं, 4 माइक्रो स्पोर बनाते हैं। गुर बीजाणुधानी यानी बीजांडकाय जिसको बोलेंगे, स्थित अकेला गुर बीजाणु मादा कोशिका मादा युग्म कोशिका में विकसित होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो गुर बीजाणुधानी है तो स्थित अकेला गुर बीजाणु मादा युग्म कोशिका में विकसित होता है। तो 4 गुर बीजाणु बनते हैं और गुर बीजाणुधानी यानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुर बीजाणु मादा कोशिका में विकसित होता है। तो अकेला जो है फीमेल गैमेटोफाइट में विकसित हो जाता है, यानी मादा युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाता है। मादा युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में फीमेल गैमेटोफाइट बोले। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जननांग होते हैं। तो इसमें 2 अथवा 2 से अधिक जो है स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम हो सकती हैं अथवा मादा जननांग होते हैं। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुर बीजाणुधानी में ही रहता है। तो बहुकोशिक जो मादा युग्मकोद्भिद है वो भी गुर बीजाणुधानी में रहता है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम में रहता है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, बीजांड को ओव्यूल बोलते हैं। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओव्यूल। अब यहाँ पर देखिए न्यूसेलस को देखते हैं। बीजांडकाय को इंग्लिश में न्यूसेलस बोलेंगे और बीजांड को ओव्यूल बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि जो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा युग्मकोद्भिद हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं, गैमेटोफाइट का मतलब यन वाली अवस्था, ये दोनों ही स्वतंत्र नहीं होते, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानी में ही रहते हैं। ये क्या होता है कि स्पोरोफाइट पे ही बीजाणुधानी में रहते हैं। अब आगे देखते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं, यानी जो पोलन ग्रेन है वो स्पोरेंजियम से बाहर निकल आएगा। ये गुर बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड यानी ओव्यूल के छिद्र तक हवा द्वारा चले जाते हैं। तो जो है बीजाणुधानी से जो माइक्रो स्पोरेंजियम है, केवल बीजाणुधानी लिखा है, तो उससे पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ करके बीजांड यानी ओव्यूल के छिद्र तक पहुंचते हैं। पराग कण से एक पराग नली बनती है, एक पराग नली बनेगी जिसमें नर युग्मक होता है। उस पराग नली में क्या होगा, मेल गैमीट होता है, नर युग्मक। यह परक नली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है और स्त्रीधानी तक पहुंच जाती है नली, जो उस नली में मेल गैमीट यानी नर युग्मक है, या मादा युग्मक तक चली जाती है स्त्रीधानी या मतलब आर्किगोनियम तक, और वहां पर शुक्राणु को छोड़ देती है। अब
शुक्राणु और जो ओवम होता है अंडाणु, उसमें निषेचन होगा और निषेचन के बाद द्विगुमनज यानी जाइगोट बन जाएगा। तो निषेचन के बाद द्विगुमनज बनता है यानी जाइगोट बनता है, जिससे भ्रूण यानी इम्ब्रियो बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं। तो जो बीजांड ओव्यूल है फिर बीज बन जाते हैं यानी सीड बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते। अब देखिए ढके हुए नहीं होते, इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। जिम्नो का मतलब नैक्ड, नंगे, मतलब उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में कुछ पौधों के चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में आपर साइकस दिया गया है। ये देखिए साइकस का पौधा है, चीड़ जैसा बना हुआ है, साइकस का है। तो ऐसे चित्र बना देगा नीट के पेपर में और पूछेगा ये क्या है, तो साइकस है। और बा में पाइनस दिया गया है। तो ये देखिए पाइनस का पौधा है। साइकस में कोई शाखाएं नहीं है देखिए, लेकिन पाइनस में देखिए शाखाएं हैं। तो इस तरह का अगर बना रहेगा तो ये पाइनस होता है। और देखिए जो दा है ये गिंकगो है, गिंकगो। इसमें देखिए ये बीज लगे हुए हैं, बीज जो ये टमाटर जैसे लटक रहे हैं बीज हैं। ये लंब प्ररोह यानी लंबी शाखा है, और ये बामन शाखा यानी छोटी। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये देखिए सीड यानी बीज है, लॉन्ग सूट है, लंबा वाला तना। ये ड्वार्फ सूट, ड्वार्फ मतलब बौना यानी छोटा वाला तना। तो ये गिंकगो नाम का पौधा है जो जिम्नोस्पर्म में आता है। अब देखिए आगे हमारे पास आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के बारे में हम स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।